फ्रेंड, तो आज बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। जो नाइट्रोजन चक्र है आज उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देख लें कि नाइट्रोजन चक्र है वो जो जैव भू रासायनिक चक्र है वो उसका गैसीय प्रकार है। कौन सा? गैसीय टाइप का, गैसीय प्रकार। मतलब कि ये वायुमंडल में गैसीय रूप में पाई जाती है और गैस ही इसका सबसे बड़ा स्रोत है। तो ये जैव भू रासायनिक चक्र है उसका गैसीय प्रकार है। तो उसके बारे में देख लें, गैसीय प्रकार है। तो सबसे पहले सोर्स की बात करते हैं। नाइट्रोजन के स्रोत, जो स्रोत हैं वो उसके क्या क्या स्रोत हैं वो देख लीजिए। स्रोत सबसे आपको पता है कि ये वायुमंडल में पाए जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसकी जो वैल्यू है वो 78% वायुमंडल है उसमें जो नाइट्रोजन गैस है वो 78% पाई जाती है। और जो इसकी फिक्स वैल्यू है वो आप देख लीजिएगा, क्या एकदम पूछा गया है। ये जो नाइट्रोजन है जो उसकी फिक्स वैल्यू है वो 78.62% है। ये बहुत से एकदम पूछा गया है कि इसकी एग्जिट वैल्यू है, लगभग तो 78% है। जो इसकी फिक्स वैल्यू है वो 78.2% है। तो आप देख लें कि नाइट्रोजन गैसीय प्रकार है जो इसकी वायुमंडल में जो प्रतिशत मात्रा है वो 78.62% है। ठीक है, तो बात करते हैं कि नाइट्रोजन स्तनधारियों या जो भी जीव जंतु जो जीवधारी है उसमें क्या काम आता है या कौन सा है। तो अपन जो भी जीव द्रव्य अवयव है, जीव द्रव्य अवयव, जीव द्रव्य अवयव है उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। जैसे एमिनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सारे के सारे जीवधारी में पाए जाने वाले क्या हैं, जो जीव द्रव्य अवयव हैं उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। एमिनो एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड्स, जो भी एंजाइम वगैरह है उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो आप समझ गए कि नाइट्रोजन स्तनधारियों के लिए कितना आवश्यक है। जो कि इसका सबसे बड़ा स्रोत वायुमंडल है। वायुमंडल में 78.62% पाया जाता है जो जीव द्रव्य अवयव के रूप में पाया जाता है जीवधारी में, जो कि एमिनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स या एंजाइम इत्यादि के का में इसका योगदान होता है। अब एक बात ध्यान रखना, जो नाइट्रोजन चक्र है, ये जो नाइट्रोजन है वो अकार्बनिक पदार्थ, सीधी बात, इसमें कार्बन नहीं है तो इसे अकार्बनिक पदार्थ, लेकिन जीवधारी इसको किसके रूप में ग्रहण करते हैं, कार्बनिक के रूप में, कार्बनिक पदार्थ। किसमें चेंज होता है, कार्बनिक में। और जो चेंज है उसमें पेड़ पौधे या जो भी बैक्टीरिया इस प्रकृति में इस नेचर में जो भी बैक्टीरिया जीवाणु वगैरह है उसको इसमें चेंज कर देते हैं। तो अकार्बनिक फॉर्म में, लेकिन जो मिलेगा आपको नाइट्रोजन वो कार्बनिक फॉर्म में मिलेगा। इस प्रकार से आपको ये पता होगा कि नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत जीव जो बायोस्फीयर है, जैव मंडल है वो है। तो इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, सॉरी इसको 4 भागों में डिवाइड किया। पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा है अमोनीकरण। तीसरा है नाइट्रीकरण और चौथा है विनाइट्रीकरण। जो भी नाइट्रोजन चक्र है, जो नाइट्रोजन साइकिल है, उसका अध्ययन करने के लिए इस 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, चारों विभाजित है। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। इसमें जो नाइट्रोजन जो वायुमंडल से है वो उसका
जो वायुमंडल में जो 78.62% है, वो जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन, सल्फर और हाइड्रोजन ये गैसें हैं, उनके उनसे रिएक्शन करके उनके सहयोग से ये नाइट्रेट एमनाइट्राइट में बदल जाता है, नाइट्रेट एमनाइट्राइट में बदल जाता है। उसके बाद में नाइट्रेट बदल जाएगा और या जो भी पेड़ पौधे की जो लेगमेंट्स कुल के जो पौधे हैं पादप, उनमें जो बैक्टीरियम या नाइट्रोजन बैक्टीरियम है वो इसको नाइट्रेट में चेंज करते हैं। उसके बाद में ये मिट्टी में चला जाएगा और जो पेड़ पौधे हैं उसको अमोनिया के रूप में ग्रहण करेंगे, ठीक है, अमोनिया के रूप में ग्रहण करेंगे। जैसे ही इनको ये अमोनिया है तो अमोनिया पेड़ पौधों में, जैसे पेड़ पौधे यूज करेंगे तो पेड़ पौधे किसके रूप में, प्रोटीन, ये किस में चेंज हो जाएगा, प्रोटीन में। और जो भी जीवधारी वो किसका यूज करेंगे, प्रोटीन का। और जैसे जीवधारी की डेथ होगी, जैसे इनकी डेथ होगी और ये मिट्टी में लेंगे तो ये इस जो अमोनिया है वो किसमें, नाइट्रीकरण के द्वारा नाइट्रेट्स में चेंज हो जाएगा और ये नाइट्रीकरण कर क्रिया स्टार्ट हो जाएगी, जो भी माइक्रोबैसिलस जो भी ये जीवाणु है इनके द्वारा। और लास्ट में जब बैक्टीरिया जो सोइल है, भूमि है, उसमें मिलेंगे, उसके बाद में जो बैसिलस या माइक्रोकोकस है जीवाणु, उसके द्वारा विनाइट्रीकरण हो जाएगा, यानी कि मृदा से ये वापस कहाँ चल जाएगी, जो नाइट्रोजन का स्रोत है का वायुमंडल, ये वापस से कहाँ चल जाएगी, वायुमंडल में। तो इस प्रकार से चक्कर चलता है। तो इसको आप अपने इसको विस्तार से देखते हैं। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो पहला पॉइंट है उसके बारे में देख लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये दो प्रकार से होता है, अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो दो प्रकार से होता है। तो सबसे पहले अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जो प्रकाश या वैद्युत रासायनिक क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ बंधित होकर N2 के ऑक्साइड, जो प्रकाश या विद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा ऑक्सीजन है जो कि वायुमंडल में है, ऑक्सीजन किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ सहयोग करके बंधित होकर के नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है, जो जल में घुल करके नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में बदल जाती है। सीधी बात है कि अजैविक में जो प्रकाश रासायनिक क्रियाओं द्वारा जो ऑक्सीजन वायुमंडल में उपस्थित है और नाइट्रोजन आपस में सहयोग करके बंधित होकर के किसमें, नाइट्रोजन के नाइट्रेट्स या नाइट्रिक अम्ल है उसमें चेंज होती है। जैसे जो N2 है वायुमंडल में, ये वायुमंडल में जो किसमें बदल गई, नाइट्राइट्स, ठीक है। और जब इन नाइट्राइट्स दोबारा एक ऑक्सीजन के दूसरे अणु से क्रिया करेगी तो नाइट्रेट में बदल जाएगी। और जब नाइट्रेट जल में घुलेगा तो नाइट्रेट और नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल में चेंज हो जाती है। और इस प्रकार से ये अजैविक स्थिरीकरण हो जाता है। समझ रहे हैं, प्रकाश रासायनिक क्रिया द्वारा जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है उससे नाइट्रोजन सीधे बंध बना करके और नाइट्रेट और नाइट्रिक अम्ल में चेंज हो जाती है। और दूसरा है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बायोटिक एंड फिक्सेशन। तो इसमें जो जीवाणु है, सीधा कि इसमें जीवधारी जो जीवाणु है, इसमें जीवधारी वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जो वायुमंडल नाइट्रोजन है वो सीधे नाइट्राइट और नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। तो जो जीवाणु है वो जीवाणु कहाँ पाए जाएंगे, सहजीवी के रूप में, किसमें, लेगुमिनोसिकुल, ये याद रखना, लेगुमिनोसिकुल, जो कि सरसों, चना, ये जो जड़ों में जो गांठ आती है ना, उसमें राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। वो जो वायुमंडल में 78.62% नाइट्रोजन है उसको किसमें, नाइट्राइट्स और NO2 में चेंज कर देगा। कौन, राइजोबियम जीवाणु, जो कि लेगुमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में पाया जाता है। और इसके बाद जो स्वतंत्र जीवी जो कि मृदा में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया जैसे कि एजिटोबैक्टर, एनाइबिना नॉनस्टॉक, जो साइनोबैक्टीरिया कुल के जो भी आते हैं वो सारे स्वतंत्र जीवी हैं, ठीक है। तो जो ये एजोबैक्टीरिया है जो कि भूमि में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, वो किसको, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको
नाइट्रेट्स या नाइट्रिक अम्ल में HNO3 नाइट्रिक अम्ल में चेंज कर देते हैं और ये मृदा में पाया जाता है कौन, एजिटोबैक्टीरिया स्वतंत्र जीव। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अजैविक में तो सिर्फ प्रकाश रासायनिक क्रिया द्वारा जो ऑक्सीजन है वो जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के अणुओं के साथ क्रिया करके नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में बदल जाती है। जब भी नाइट्रोजन पानी जल में घुल जाता है तो इसमें नाइट्रिक अम्ल चेंज होता है और ये पेड़ पौधों द्वारा यूज में लिया जाता है। और जो जैविक नाइट्रोजन है स्थिरीकरण है, बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसमें जीवाणु वायुमंडलीय जीवाणु है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, जो कि सब उदाहरण के लिए स्वतंत्र जीवी जो लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जो जड़ें होती है उसमें गांठें होती है उसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ये बैक्टीरिया सीधे नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में नाइट्रोजन बदल देता है और पेड़ पौधे इसका यूज कर लेते हैं। और स्वतंत्र जीवी के रूप में एजिडोबैक्टर जीवाणु है वो सीधे ही नाइट्रेट या नाइट्राइट्स और या नाइट्रिक अम्ल में चेंज कर देता है, जो कि स्वतंत्र जीव यानी भूमि में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। इसके अलावा जो ये अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, ये अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है उसमें जो ट्रॉपिकल क्षेत्र है, ट्रॉपिकल क्षेत्र की जो कि जैसे कि हिमाचल प्रदेश जहाँ पर बिजली बिजली की जो गड़गड़ाहट है, जो बिजली चमकती है, बिजली का चमकना, ठीक है, जो बिजली चमकती है तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में यानी कि 37 से 40% मात्रा में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। जो भी ट्रॉपिकल क्षेत्र है यहाँ जहाँ पर बिजली के चमकती है वहाँ पर उसकी गड़गड़ाहट है, उससे जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो सीधे ही किसमें नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स और नाइट्रिक अम्ल इनमें चेंज होता है और इनको जो जीवधारी इनका यूज कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो ट्रॉपिकल क्षेत्र में बिजली के चमकते ही 37 से 40% नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन नाइट्रेट्स और नाइट्रिक अम्ल चेंज हो जाती है। और जैविक स्थिरीकरण में हम जो औद्योगिक विधि है उसका भी यूज करते हैं, उसमें हम 200 ATM दाब बोले तो प्रेशर और 100 डिग्री सेल्सियस क्या टेम्परेचर, 200 ATM दाब पर और 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसका N2 का जो नाइट्रोजन है उसको NO2 इत्यादि में चेंज किया जाता है। यानी कि औद्योगिक विधि है जो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आती है, ठीक है। यानी 200 ये इतना अपन प्रेशर लगाएंगे, इतना ताप रखेंगे तो जो नाइट्रोजन है वो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट में चेंज हो जाएगी। इस प्रकार से अजैविक में जो बिजली चमकती है उसमें 37 से 40% जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो नाइट्राइट और नाइट्रेट में चेंज हो जाती है। तो अब दूसरा पॉइंट आता है, इसका जो दूसरा पॉइंट है अमोनीकरण। जो अमोनीकरण है उसका दूसरा पॉइंट है नाइट्रोजन संकलन। तो पहला तो हो ही गया नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और दूसरा है अमोनीकरण। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि पादप अपनी जड़ों द्वारा, जो पादप है वो अपनी जड़ों द्वारा नाइट्रोजन को, जो पादप की जड़ें हैं उसमें जो बैक्टीरिया या जो भी जीवाणु है वो किसको नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स या नाइट्रेट में बदल देते हैं। जंतु बदलते, सीधी बात है, जो पादों की जड़ें हैं वो नाइट्रोजन को वायुमंडल जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स व नाइट्राइट्स में बदल देते हैं। अब ये जो पादप हैं वो क्या करेंगे, जो ये नाइट्राइट्स हैं इसको किस में काम लेते हैं, प्रोटीन बनाने में। प्रोटीन जो भी इनके नाइट्रोजन पदार्थ हैं वो बनाने में काम में लेते हैं। अब अपन जो भी जीवधारी है उसको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, पादपों से। तो सीधी बात है, जो जंतुओं को प्रोटीन में अन्य नाइट्रोजनी पदार्थ पादपों से प्राप्त होते हैं। जो
जीव जंतुओं को प्रोटीन व अन्य नाइट्रोजनी पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? पादपों से। और पादपों से कहाँ कब होगी? जब इनकी जड़ों द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला जाएगा, तब प्राप्त होंगे और जंतु इसको खाएंगे तो प्रोटीन का जंतुओं तक पहुंचेगी। इस प्रकार से प्रोटीन निर्माण करते हैं। जब ये पादप व जंतु मर जाते हैं, जब इन पादप ये प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, तब ये मर्दा में मिल जाएंगे। और जो इसमें तो मर्दा में उपस्थित जीवाणु इनको किसको? इन जंतु पादपों को नहीं, जो इसमें नाइट्रोजनी पदार्थ पाया जा रहा है, जो प्रोटीन पाई जा रही है नाइट्रोजनी पदार्थ, उसको अमोनिया NH3 किसको? अमोनिया NH3 में बदल देंगे और फिर से पादप NH3 का यूज करेंगे। सीधी बात है कि अमोनिया बदल देंगे। कौन से जीवाणु? जो ये भी नाइट्रोबैसिलस माइक्रोकोकस, ये बैक्टीरिया है, एजिटोबैक्टर, ये जीवाणु है, इसको अमोनिया को जो पादपों में जो प्रोटीन पाई जा रही है, जो कि नाइट्रोजन पदार्थ पाया जा रहा है, उसको अमोनिया में बदल देंगे और फिर से ये अमोनिया पादप मिट्टी में मिल जाएगा और फिर से जो पादप है इसका अमोनिया का यूज कर लेंगे। जैसे कि ये प्रोटीन है, प्रोटीन का निर्माण कैसे हुआ? ये पादपों की जड़ों द्वारा जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदल गए और जंतु इसका प्रोटीन का निर्माण कर लिया। और जब जीवदार इसको प्रोटीन का यूज करेंगे, जो भी प्रोटीन है वो बन गई और एमिनो एसिड नाइट्रोजनी पदार्थ है, एमिनो एसिड, वो अंततः जो बैक्टीरिया है उसके किसका निर्माण करेंगे? अमोनिया का, यानी कि NH3 का अमोनिया का निर्माण करेंगे। जैसे कि प्रोटीन ग्लाइसिन या फिर सुक्रेटिन, ठीक है, ग्लाइसिन सुक्रेटिन या जो भी है प्रोटीन, वो ऑक्सीजन के साथ इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और किसमें? अमोनियम चेंज हो जाएंगे और CO2 बाहर निकल जाएगी और जल इसमें बचेगा और जो ऊर्जा जो टूटेगी उसमें जिसका अपघटन होगा तो ऊर्जा बाहर वायुमंडल निकल जाएगी। तो इस प्रकार से ये अमोनिया मिट्टी में मिल जाता है और फिर से पादप इसका यूज करते हैं। इस प्रकार से अमोनियकरण स्टेप इसकी खत्म हो गई। तीसरी स्टेप है इसकी, तीसरी जो स्टेप है वो है नाइट्रीकरण। तो वो देखते हैं नाइट्रीकरण। तो तीसरा जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। तीसरा पॉइंट नाइट्रीकरण की बात करते हैं। 2 स्टेप हो चुके हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनीकरण, और तीसरा है नाइट्रीकरण। तो इस प्रक्रिया में मृदा में उपस्थित जो अमोनिया है NH3 है का ऑक्सीकरण होता है। जब मृदा में उपस्थित जो कि पहली स्टेप अमोनीकरण, उसमें अमोनिया बन जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। जब मिट्टी में उपस्थित जो अमोनिया है जो NH3 है उसका ऑक्सीकरण होता है, जिससे कि ये किसमें? नाइट्रेट में चेंज होता है। और मृदा में उपस्थित चेंज कैसे होता है? अमोनिया का ये थोड़ी कि अमोनिया डायरेक्ट नाइट्रेट में चेंज हो जाएगा। जो मृदा में उपस्थित जो नाइट्रोसोमोनास जीवाणु है, जो नाइट्रोसोमोनास जीवाणु पहले सर्वप्रथम NH3 को नाइट्राइट में चेंज करेंगे। किसमें? नाइट्राइट में बदलेंगे, इसको नाइट्राइट में बदलेंगे। तो ये अमोनिया है, ये ऑक्सीजन के संपर्क में है और नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास जो जीवाणु है, वो किसको नाइट्रेट में बदलेगा, अमोनिया को, फिर जल और ऊर्जा बाहर निकल गई। अब इसके बाद जो नाइट्रोबैक्टर जीवाणु है, जो अभी किस में नाइट्रेट में बदल गई। अब जो ये नाइट्रेट है किस में बदलेगी? नाइट्राइट में बदल जाएगी। जो है उससे नाइट्राइट में बदल जाएगी। तो ये नाइट्राइट है, ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन के संपर्क है, और जो नाइट्रोबैक्टर जीवाणु है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में या नाइट्रिक अम्ल में चेंज कर देगा। तो इस प्रकार से नाइट्रीकरण स्टेप खत्म हुआ। और इसके बाद में जो इसकी लास्ट स्टेप है वो है डीनाइट्रिफिकेशन, यानी विनाइट्रीकरण। तो अब चौथा पॉइंट है इसका डीनाइट्रीकरण या विनाइट्रीकरण या डाइनाइट्रीकरण। तो इसका लास्ट और अंतिम स्टेप है। तो इस क्रिया द्वारा मृदा में उपस्थित जो अमोनिया है और जो नाइट्राइट है, जो
जो मृदा में उपस्थित जो अमोनियम नाइट्रेट के यौगिक है उसका अपघटन हो जाता है, और उसका अपघटन विनाइट्रिकारी जो जीवाणु है, विनाइट्रिकारी जीवाणु, तो ये जीवाणु विनाइट्रिकारी जीवाणु जैसे बैसिलस, माइक्रोकोकस, क्लेमाइडोमोनास, ये इत्यादि जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, इनके द्वारा ये NH3 यानी अमोनिया नाइट्राइट व नाइट्रेट के जो यौगिक है उनका अपघटन हो जाता है, और ये नाइट्रोजन है जो कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में। यानी कि इसमें जो मृदा उपजाऊ है वो उपजाऊहीन हो जाती है। उपजाऊ क्यों है? क्योंकि उसमें अमोनिया था, लेकिन अब अमोनिया का अपघटन ये विनाइट्रिकारी जो जीवाणु है बैसिलस माइक्रोकोकस का अपघटन कर देते हैं, और इसको वापस से वायुमंडल नाइट्रोजन परिवर्तित करते हैं, तो ये कहाँ चल जाती है, वायुमंडल में। तो इस प्रकार से वापस से वायुमंडल में चले जाते हैं और एक चक्कर के रूप में होता है। तो इस प्रकार देख लीजिए, जो नाइट्रेट है इसका हाइड्रीकरण हुआ, जो माइक्रोकोकस जीवाणु है अमोनिया बदला और जल बन गया। ये अमोनिया है जो ऑक्सीजन के संपर्क में है, बैसिलस जीवाणु है, विनाइट्रिक जीवाणु है, जो कि इसको नाइट्रेट में बदल देंगे और वापस से वायुमंडल में चल जाती है। इस प्रकार से इसके जो चारों स्टेप है जो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको समझाया हुआ है। अब इसका चक्कर देख लेते हैं, जिसका साइकिल देख लेते हैं किस प्रकार काम करता है। तो अब इसका साइकिल देखते हैं, जो नाइट्रोजन साइकिल है वो देखते हैं, ठीक है। अब इसका जो चारों जो स्टेप थी वो देख ली। सबसे पहले कौन सा था, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उसके बाद अमोनीकरण, उसके बाद नाइट्रीकरण, उसके बाद में जो लास्ट है वो है डीनाइट्रीकरण या विनाइट्रीकरण, ठीक है। तो अब इसका जो चक्कर है वो साइकिल है वो कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। जो नाइट्रोजन जो गैस है वो जैवमंडल में बायोस्फीयर, N2 गैस इन N2 गैस इन बायोस्फीयर, जैसे जीवमंडल में जो नाइट्रोजन की गैस की मात्रा है वो 78.62% है। ये इसकी एग्जिट फिक्स वैल्यू है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ये याद रखना। जो वायुमंडल सबसे बड़ा स्रोत है इसका नाइट्रोजन का, तो वायुमंडल में जो 78.62% नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैविक व अजैविक दोनों विधि द्वारा होता है। वो दोनों विधि द्वारा अजैविक, ये कौन सा है, अजैविक बरसात में बिजली की गड़गड़ाहट होती है, यानी बिजली चमकती है, उसके द्वारा जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो किसी में चेंज हो जाता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में चेंज हो जाता है, और इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है, ठीक है, इसमें चेंज हो जाता है। तो ये अजैविक विधि द्वारा हो जाता है। और अब इसका जैविक विधि द्वारा कैसे होगा, ये वायुमंडल जो नाइट्रोजन है इसको कौन कनेक्ट करेंगे, प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, सीधे इसको वायुमंडल कनेक्ट करेंगे। किसके द्वारा, जो भी ये राइजोबियम जीवाणु है, जो इनकी जड़ों में लेग्युमिनेसी के जो पादप है, लेग्युमिनेसी के जो गांठ वाले पादप हैं, उनकी जो जड़ों में जो गांठ है, जो राइजोबियम है, वो इसको वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस में चेंज कर देगा, नाइट्रेट्स में चेंज कर देगा। और या जो प्लांट्स हैं वो जो अजैविक बरसात बिजली के गड़गड़ाहट के द्वारा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा उसके द्वारा ये काम में ले लेते हैं, और जो लेग्यूमिनस कुल के हैं वो डायरेक्ट ही इसको ग्रहण कर लेते हैं, और इस जो बैक्टीरिया है ये इसको चेंज कर देता है, ठीक है। अब ये प्लांट्स इस नाइट्रेट्स का क्या काम करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे, अपने जो अमीनो एसिड है ये बनाएंगे, लिपिड्स है ये बनाएंगे, एंजाइम है ये बनाएंगे, जो प्रोटीन है ये बनाएंगे। अब प्रोटीन को कौन खाएंगे, एनिमल, यानी कि एनिमल को प्रोटीन की आवश्यकता होगी, जैसे इनका आवश्यकता होगी तो एनिमल इनको खाएंगे, सीधी बात है। तो एनिमल और प्लांट यानी कि जो पादप और जो जीवधारी है, यानी कि जैसे क्या होगी, डेथ यानी कि मृत्यु होगी, जैसे इनकी ये मर जाएंगे यानी कि डेथ होगी, तो जो बैसिलस वल्गेरिस या बैसिलस माइजोमोमास, बैसिलस वल्गेरिस या बैसिलस जो भी कैटेगरी के जीवाणु है वो इसका क्या कर देंगे, अपघटन कर देंगे। किसका करेंगे, इस प्रोटीन का, जो नाइट्रोजन पदार्थ है इसका अपघटन करेंगे, जो कि पादप वो भी डायरेक्ट कोई पादप है उसका भी, या एनिमल मर जाएंगे उसमें जो नाइट्रोजन पदार्थ है उसका, और इसका क्या बना देंगे, अमोनिया, इसका क्या बना देंगे, अमोनिया, इसका अमोनिया बना देंगे। अमोनिया बन जाएगा, अमोनिया कहाँ चल जाएगा, सॉइल यानी मृदा में। अभी मृदा में जाएगा तो मृदा में जो मृदा में जो जीवाणु है वो इस जो कौन सा नाइट्रोसोमोनास, वो इसको पहले तो
नाइट्राइट में चेंज करेगा, नाइट्राइट में चेंज करेगा, और उसके बाद में नाइट्रोबैक्टर, जो नाइट्रोबैक्टर जीवाणु है वो इसको नाइट्रेट में चेंज करेगा, ठीक है, नाइट्रोजन में करेगा। और इस प्रकार से ये जो नाइट्रेट जीवाणु है, ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइट है, जो कि कहाँ रहेगी, इस मृदा में, भाई ये काम सारा काम होगा इस मृदा में। और ये मृदा में जो जीवाणु है माइक्रोकोकस, जो कि नाइट्रिकारी जीवाणु है, वी नाइट्रिकारी जो जीवाणु है वो इसका अपघटन कर देगा और इसको किससे बदल देगा, वापस से नाइट्रोजन गैस में बदल देगा, ये वापस से कहाँ चल जाएगी, वायुमंडल में। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि बिजली अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा, विद्युतीकरण द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, या जो पादे इसको ग्रहण करते हैं, या लेवल स्कूल के बाद सीधे इसको ग्रहण करते हैं और इसको राइजोइड द्वारा चेंज करके प्रोटीन बनाते हैं, और एनिमल्स इसको ग्रहण करते हैं। एनिमल जैसे प्लांट और एनिमल जैसे डेथ होती है, बेसिलस बुर्बेरियस जीवाणु इसका अमोनियम में अपघटन कर देता है, और अमोनियम मृदा में रहता है। अमोनिया का जैसे अपघटन नाइट्राइट में होता है, तो वी नाइट्रिक जीवाणु इसका अपघटन करके वापस से वायुमंडल में इसको गैस के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। तो इस प्रकार से गैस ये चक्र है, एक चक्र के रूप में काम करता है, यानी कि ये 78.62% है, ये वापस यहाँ प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से अपन इसको चारों स्टेप यहाँ देख सकते हैं। ये है अजैविक घटक, तो इसमें अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो यहाँ तक तो क्या हो गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये यहाँ तक तो पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अभी यहाँ से और यहाँ तक ये अमोनियम बनता है, ये इसकी दूसरी स्टेप हो गई, कौन सी, अमोनीकरण, ये इसकी दूसरी स्टेप हो गई, यहाँ तक अमोनिया बनने तक। और ये अमोनिया से नाइट्राइट तक इसकी कौन सी होगी, नाइट्रिकारी, तीसरी स्टेप, नाइट्रीकरण इसकी तीसरी स्टेप होगी। और ये है जो इसका बी नाइट्रिक जीवाणु है, और ये वापस से N2 में चेंज करें, ये कौन सी होगी, बी नाइट्रीकरण, यानी कि चौथी स्टेप होगी। इस प्रकार से आप पहली स्टेप, दूसरी स्टेप अमोनिया तक, तीसरी नाइट्राइट तक और नाइट्रीकरण तक, और चौथी ये जो वापस से इसमें चेंज होगा विनाइट्रीकरण। इस प्रकार से चारों स्टेप आप समझ गए मेरे, इस कार्य काम करता है। तो आप देख चुके हैं, तो आप इसके एक नोट डाल, आप ये नोट डाल लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। पार्ट एक साइंटिस्ट का नाम है, जो कि 1977 में एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने एक बात सत्यापित की थी, वो है ये पार्ट एक साइंटिस्ट है, उसके अनुसार प्रतिवर्ष 237 कितना 237 मिलियन मीट्रिक टन, याद रखना 237 मिलियन मीट्रिक टन नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है प्रति वर्ष। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो पार्ट साइंटिस्ट उसने एक रिपोर्ट दी थी, उसके मुताबिक प्रति वर्ष 237 मिलियन मीट्रिक टन नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है, जिसमें से 149 सिर्फ और सिर्फ 149 मिलियन मीट्रिक टन, यानी कि 63%, कितना 63% केवल जैविक बायोटिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से ही प्राप्त होती है। याद रखना कि 63% नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा, बैक्टीरिया जीवाणु द्वारा ही होता है, यानी कि 100 में से 63% नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैविक यानी कि जीवाणु और बैक्टीरिया द्वारा ही इसका स्थिरीकरण, इसका फिक्सेशन होता है। तो ये नोट करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर ले, तो आपकी जो नई वीडियो आप तक पहुंचते रहे।